अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम। बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। बात करेंगे नवाज शरीफ के खिलाफ नैब की अपील की, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ तहकीकात की। जिक्र होगा फैसल वावडा के तेज तरीन यूटर्न का। इसके अलावा जरदारी, बहरिया टाउन और ओमनी ग्रुप के मुश्किलात में इजाफे का भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कोट लखपत जेल की, जिसमें नवाज शरीफ के दिन रात कैसे गुजर रहे हैं। बस कमरे की हल्की फुल्की सफाई करनी पड़ती है। आईजी जेल पंजाब शाहिद सलीम ने अंदर की बात बता दी। बोले नवाज शरीफ को बैरक से नहीं निकाला जा सकता, उनका मामला हसास है। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वजीर आजम को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में मुशक्कत पर मामूर। साबिक वजीर आजम को जेल में चक्की तो नहीं पीसनी पड़ रही, ना कोई सख्त मेहनत वाला काम करना पड़ रहा है, लेकिन उन पर कुछ जिम्मेदारियां आयद की गई हैं। नवाज शरीफ क्या मुशक्कत कर रहे हैं, आईजी जेल पंजाब शाहिद सलीम ने बता दिया। वो इंतहाई सेंसिटिव केस है और उन्हें अपनी बैरक से बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसलिए उनकी जो भी कानून के तहत मशक्कत रखी गई है वो विदन बैरक ही रखी गई है। बाहर कानून क्या कहता है, जस्ट अपने कमरे को मेंटेन करना। इस यानी अपनी बैरिक की सफाई सुथराई नवाज शरीफ को खुद करनी पड़ रही है। नवाज शरीफ कोट लखपत जेल के सिक्योरिटी वार्ड में सजा काट रहे हैं। इस वार्ड के 3 कमरे हैं, जिसके दूसरे कमरे में शहबाज शरीफ कैद हैं। नवाज शरीफ को जेल में बेटर क्लास फराहम की गई है, जिसके तहत उन्हें कमरे में गद्दे, अखबार, टीवी और घर के खाने की सहूलत मैसर है। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी अल अजीजिया रेफरेंस में मरकजी अपील का फैसला आने तक सजा मुअत्तली के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त नामुकम्मल करार देकर वापस कर दी। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत के चक्कर बंद, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी कानूनी जंग। नवाज शरीफ और नैब ने एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत और अल अजीजिया में सजा बढ़ाने के लिए अपीलें दायर की हैं। नैब का मौक़िफ़ है कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की करप्शन के ठोस सबूत पेश किए महज शक का फायदा देकर मुलजिम को बरी करना खिलाफ कानून है। दूसरी अपील में कहा गया है कि अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद सुनाई गई, हालांकि नैब ऑर्डिनेंस के तहत करप्शन का जुर्म साबित होने पर सजा 14 साल कैद है। सजा बढ़ाने की इस्तदा। अल अजीजिया रेफरेंस में अपील फाइल कर दी है फॉर इनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस, और इसी तरह फ्लैगशिप रेफरेंस में भी हमने अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल कर दी है। हाई कोर्ट का ऑफिस जो है इसको कल से प्रोसेस करेगा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ मरकजी अपील का फैसला आने तक मुजरिम की सजा मुअत्तल की जाए। ताहम रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त नामुकम्मल करार देकर वापस कर दी। अदालती वक्त खत्म होने के बायस अब वकला जुमेरात को दरख्वास्त दोबारा जमा कराएंगे। 172 अफराद के नाम ECL में डालने पर तशवीश है। विफाकी काबीना दोबारा मामला देखे। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने फारूक एच नाइक को आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की वकालत जारी रखने और 1 हफ्ते में दोनों के जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। शहजाद अली की रिपोर्ट। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस 31 दिसंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है अदालत को 172 अफराद के नाम ECL में डालने पर तशवीश है। वफाकी काबीना ने महज GIT की सिफारिश पर लोगों के नाम ECL में डाल दिए। काबीना दोबारा मामले को देखे। अदालत ने फारूक एच नाइक खानदान से मुतालिक JIT की ऑब्जर्वेशन गैर जिम्मेदाराना करार दे दी और कहा कि फारूक एच नाइक को आसिफ जरदारी और फरियाद तालपुर की वकालत से दस्तबरदार नहीं होने दिया जाएगा। फारूक एच नाइक को वकालत जारी रखने और दोनों के जवाबात 1 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत। अदालत का लतीफ खोसा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम का नोटिस। FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। केस की आइंदा समाअत 7 जनवरी को होगी। फौरी तौर पर कोई नाम ECL से नहीं निकाला जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना के इजलास में ये बड़ा फैसला किया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि नाम रिव्यू कमेटी को भेजे जाएंगे, रिपोर्ट देखकर नाम निकालने का फैसला होगा। सिंध हुकूमत को भी निशाने पर लिया। बोले सिंध में करप्शन करने वालों को गरीबों की बद्दुआएं ले डूबी। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। काबीना ने यह फैसला किया
कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक ये जो लिस्ट है ये ECL रिव्यू कमेटी को भेज दी जाए, जो कि वजारत दाखिला के अंदर काम कर रही है, और उनसे फिर इसके ऊपर रिपोर्ट ली जाए और वो मटेरियल अगले हफ्ते काबीना के सामने रखेंगे। वो बताएंगे कि क्या वजूहात हैं कि जिसके ऊपर वो समझते हैं कि नामों को ECL के ऊपर डालने पर नज़रसानी होनी चाहिए। इस मटेरियल को देख कर ही फिर फैसला करेंगे। कराची में डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए जाहिर है कि हम ओमनी ग्रुप पे तो नहीं भरोसा कर सकते। ये तो बड़ी सिंपल बात है कि आप पैसे दे दें मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी को और पता चले कि वो पैसे बाद में दुबई में बरामद होंगे, वो पैसे दोबारा लंदन में बरामद होंगे। अब वो लोग तहरीक चलाने की बात करते हैं जो ज़िंदगी में कमर्शियल फ़्लाइट पे लाहौर से कराची नहीं आते, जो लोग रात को नरमो गदाज बिस्तर पे जिनको नींद नहीं आई उनको जेल की चटाइयों पे कहाँ नींद आएगी। लिहाजा ये धमकियाँ तो ना ही दें और अपने जो केसेस हैं उनकी ऊपर तवज्जो दें। उनको अच्छी तरह पता है पैसा किधर गया, इसलिए किसी की बददुआएं हैं जो इनको ले डूबी हैं। बल्ले ने स्ट्रोक लगाया तो तीर भी निशाने पर लगा। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के रहनुमा एक दूसरे की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए भड़क उठे। खुर्रम शेर जमान ने महाज संभाला तो मुर्तज़ा वहाब ने भी मोर्चा लगाया। जब तक सारी तहकीकात मुकम्मल ना हो जाएं, फिर डिमांड करते हैं कि मुराद अली शाह फौरी तौर पर रिजाइन करें। सिंध हुकूमत सदर का कोई रेस्टोरेंट नहीं है जो गैर कानूनी तौर पर कायम किया गया था, जिसको आप किरा देंगे। हम दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को नहीं छोड़ सकते हैं। ज़्यादा उनने इस तरह शोर मचाया, पंजाब और वफाक में उनकी हुकूमत डिस्टर्ब हो सकती है। सिंध को जो ना हमने स्टोन एज से बाहर निकालना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी PTI के दोस्त ने इस इशू पर सिंध हुकूमत का हाथ नहीं बताया। हमें खौफ है कहीं जो शवाहिद हैं उनको डिस्ट्रॉय ना कर दिया जाए। हम कोई इंक्वायरी बंद नहीं करेंगे, उसको हम हकीकी अंजाम की तरफ लेके जाएंगे। चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पर कल आए थे, सिंध सेक्रेटरी नुमाइशी दौरा किया है। हमें आवाम के मसाइल का पता है, किसी पोर्टल की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया है। जस्टिस खोसा बतौर चीफ जस्टिस 18 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत को चीफ जस्टिस की नामजदगी की समरी अरसाल करती थी। मौजूदा चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार 17 जनवरी को ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 20 दिसंबर 2019 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रहेंगे। जस्टिस खोसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। नए चीफ जस्टिस जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिए गए हैं। मुल्क से आबी बहरान खत्म करने के सफर में अहम संगे मील। मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद 13 जनवरी को रखा जाएगा। डैम बनने से पानी और तवानाई बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल और चेयरमैन वाबडा कहते हैं मोहम्मद डैम के ठेका इस मौजूदा हुकूमत से पहले दिया गया, किसी को नवाजने की बातें दुरुस्त नहीं। अगर डेस्कॉन को मिला है पता नहीं, अब जब तक अंतिम आप मुझे बताती है मैं डिटेल पे पता करता तो फिर अच्छा नहीं, ये अब रिपोर्ट हो चुका है, इट्स अ फैक्ट नाउ। आई हैव नो आइडिया। अगर आप मुझे बताती तो फिर मैं उनसे पूछ के आता। विफाकी वजीर फवाद चौधरी तो गुज़िश्ता रोज तैयारी करके नहीं आए थे, लेकिन चेयरमैन वाबडा और विफाकी वजीर फैसल वाबडा पूरी तैयारी करके आए। चेयरमैन वाबडा मुजम्मिल हुसैन का कहना था कि कंपनी से मुआहदा PTI हुकूमत से पहले किया गया। ये इसकी जो RFP बनी थी दैट वाज समवेयर इन नवंबर 2017 और इसकी जो सबमिशन हुई है वो जून 2018 में हुई है। That is much before this government even came into being. विफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वावडा ने भी डैम का ठेका उनके दौरे हुकूमत में मिलने की तरदीद की। कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं थी, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये 18 जुलाई गालिबन, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन हमारी गवर्नमेंट आने से पहले से ये बिडिंग हो चुकी थी। PAC के सामने पेश होने का सवाल हुआ तो विफाकी वजीर ने लफ्जी तीर बरसा दिए। मंडे मॉर्निंग को मेरी मिनिस्ट्री में खत आएगा कि ट्यूसडे को वो
आके जवाब दे, हो जेल से निकल के आए, आके हमसे सवाल करे। मैं किसी के बाप का नौकर है, गुलाम नहीं हूँ। मोहम्मद डैम का PC-1 अयूब खान के दौर में तैयार किया गया। 54 साल तक डैम की तामीर में कोई पेशरफ्त ना हुई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद डैम बनाने का काम शुरू होने की उम्मीद पैदा हुई है। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद की कंपनी को ठेका देने के मामले पर ऑपोजिशन हुकूमत पर बरस पड़ी। PP और नून लीग के रहनुमाओं ने कहा कि तहरीक इंसाफ पिछली हुकूमतों के मंसूबों पर जो इल्जामात लगाती थी, अब वही काम खुद कर रही है। सवाल उठाया कि ये कैसी तब्दीली है। शफाफियत और एहतसाब के नाम पर इलेक्शन जीतने वाली हुकूमत ने मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद की कंपनी को मोहम्मद डैम का ठेका क्यों दिया? अपोजिशन ने सवालात उठा दिए। नैब से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। एक ही आपको बिडर मिला इन दी एंड, ये तो मैच फिक्सिंग होती है ना, इसे तो मैच फिक्सिंग कहा जाता है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, पिछली हुकूमत के मंसूबों और मुआहिदों पर सवालात उठाने वाले वजीर बनने के बाद खुद जवाब क्यों नहीं देते? कि आपने अपने सिटिंग मिनिस्टर की कंपनी को ठेका दिया है, अगर आपने ठीक दिया तो उसका जवाब दे। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो उसकी वजाहत कर दे। समा से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने कहा, इलेक्शन में सरमाया लगाने वालों को नवाजा जा रहा है। कितने क्रोनीज हैं जिन्होंने ये जो पपेट प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उस पर पैसे खर्च किए हैं, उसको उसने बड़े बड़े ओहदे दिए, कोई मेरिट नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था, पिछली हुकूमतों पर इल्जामात लगाने वाली हुकूमत लूट खसूट में मसरूफ है। यू टर्न पॉलिसी ने खिलाड़ियों के मिजाज ही बिगाड़ दिए। बरसों अपोजिशन की, लेकिन अपोजिशन बर्दाश्त नहीं। सीनियर साफ़ी ने सवाल किया तो वफाकी वजीर फैसल वावडा बरहम हो गए। तख्त रवैये पर साफ़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया। फैसल वावडा का तारीखी यू टर्न भी साफ़ियों को मनाने में नाकाम रहा। फैसल वावडा का पाकिस्तान की तारीख का तेज तरीन यू टर्न। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहम्मद डैम के कॉन्ट्रैक्ट से मुताल्लिक सहाफी के सवाल पर गुस्से में आ गए। मुल्क बनने से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरे वालिद कॉलेज में था, उसका जवाब मैं दूं, और जंग के अंदर किसने क्या किया था, तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक पे उठा के उधर कर दूंगा। आगे सहाफियों ने एहतजाज किया तो फैसल वावडा ने 10 सेकंड में यू टर्न ले लिया। आगे देखिए जी, मेरी रिक्वेस्ट सुने, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ इस बात पर, मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे इस बात पर। मैंने सीने का लिहाज किया है, मैंने कहा मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे वालिद हैं, ठीक है, मैंने माजरत कर ली। मगर सहाफियों ने उनकी एक न सुनी, जिस पर फैसल वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी खत्म कर दी। थैंक यू। फैसल वावडा बाद में भी वजाहतें देते रहे, लेकिन साफी ना माने तो वजीर आबी वसाइल कॉन्फ्रेंस रूम से चले गए। समा के प्रोग्राम सवाल में हुकूमती रुकन उस्मान डार ने कहा, इसहाक डार को जहाज में फरार कराया गया, इसलिए 172 अराकीन के नाम ECL में डाले गए। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया। बोली, हुकूमती अराकीन के भाग जाने का डर है क्योंकि इन सबके पास सरकारी हेलीकॉप्टर है। इसहाक डार साहब को वजीर आजम के जहाज में प्रोटोकॉल के साथ फरार कराया, इन लोगों ने ECL में नाम नहीं डाला। हमारे सामने एक बेंचमार्क है इसहाक डार साहब का, फिर हम लोग, हमारे ऊपर उंगलियां उठेंगी, हुकूमत पे उंगलियां उठेंगी, जी आप लोगों ने फरार करा दिया। अगर 172 लोगों के नाम डाले हैं, रिव्यू में चला गया मामला, हम समझेंगे। अगर ये क्राइटेरिया और मेरिट है ना, तो फिर ये सारे जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, इन सब के भाग जाने का चांस है। इन सब के पास सरकारी हेलीकॉप्टर है, इन सबको अरेस्ट होना चाहिए। क्यों अलीम खान को अरेस्ट नहीं होना चाहिए? क्यों स्पीकर पंजाब असेंबली को अरेस्ट नहीं होना चाहिए? खुद इमरान खान साहब को खुद अरेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए, जो नैब की एक इंक्वायरी में, एक पेशी में एहसान करके आए हैं नैब के ऊपर, उसके बाद नैब भी उनको बुलाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमा कायरा कहते हैं कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने के लिए जायजा कमेटी बनाना अदालत से मजाक है। वज़ीर आला सिंध को किसी JIT ने नहीं बुलाया, एक तरफा तौर पर उनका नाम ECL में डाल दिया गया। PTI की क्या हैसियत
कि वो सिंध हुकूमत को गिराए? सुना है कोई रिव्यू कमेटी बनाई गई है ECL से नाम निकालने के लिए। उन्होंने फिर अदालत के साथ वही मजाक किया। नाम डालने हैं तो सारी काबीना बैठ के फैसला करती है, निकालने हैं तो कहते हैं एक रिव्यू कमेटी बनाई। कमाल है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर का नाम ECL में डाल के क्या तमाशा करना चाहते हैं? किसी GIT ने, किसी FIA ने मुराद अली शाह साहब को बुलाया नहीं, उससे जवाब नहीं लिया गया, सीधा उन पे शक का इजहार करके उनका नाम ECL में डाल दिया। तुम्हारी ये हैसियत है कि तुम सिंध गवर्नमेंट गिरा लो। बिलावल साहब ने कहा है कि हम इनकी गवर्नमेंट गिरा सकते हैं। हाँ, हमने कहा हमने गिरा सकते हैं, लेकिन हम इनकी गवर्नमेंट गिराना नहीं चाहते। वैसे तो हम चाहते तो ये हुकूमत पैदा ही ना होती, ये असेंबली शुरू ना होती। उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब का इन्होंने हल्फ तो उठा लिया और 4 माह से काम भी कर रहे हैं, मगर क्या काम करते हैं अवाम को बताने के लिए साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के नाम का सहारा लेना पड़ता है। बुजुर्ग खातून से उस्मान बुज़दार के तारुफ कराने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। पंजाब के बड़े जिन्हें शहबाज शरीफ होता है वो ये है वज़ीर आला साहब साडे उस्मान बुज़दार साहब। पंजाब के बड़े जिन्हें शहबाज शरीफ होता है वो ये है वज़ीर आला साहब साडे उस्मान बुज़दार साहब। जिन्हें शहबाज शरीफ होता है वो ये है वज़ीर आला साहब साडे उस्मान बुज़दार साहब। पाक फौज ने 20 घंटे के दौरान एक और भारतीय क्वाडकॉप्टर गिरा दिया। जासूस क्वाडकॉप्टर को सतवाल सेक्टर में गिराया गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन गिराया था। बात करेंगे अपने नुमाइंदे फ़खरुर रहमान से भी, लेकिन ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ ऐसे ही मनाजिर थे और क्वाडकॉप्टर गिराया था, पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन को मार गिराया था और आज भी यही हुआ है, सतवाल सेक्टर में गिराया है ISPR के मुताबिक। बताइएगा फ़खरुर रहमान इस हवाले से। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी जो है उसमें कमी नहीं आ रही है। आज पाकिस्तानी फौज ने एक उनका ड्रोन तैयारा मजीद मार गिराया है। ये सतवल सेक्टर है लाइन ऑफ कंट्रोल पर और भारत की जानिब से ये दूसरी मरतबा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जी की गई। कल भी पाकिस्तान ने एक ड्रोन तैयारा भारत का गिराया था। इस तरह से पाक फौज की जानिब से अब ये 2 तैयारे गिराए चुके हैं जो कि अब हैट्रिक पर है जी। और पाकिस्तान बारहा भारत को ये कह चुका है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी में कमी लाई जाए, लेकिन जो दूसरी तरफ। फ़खरुर रहमान बहुत शुक्रिया। लोरालाई हमले की बात की जाए तो यहाँ शहीद पाक फौज के जवान नक्शब मुर्तज़ा को गुजरावाला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वालिदैन और बहन भाइयों को शहीद पर फख्र है। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। माँ बाप की आंख का तारा, छोटी बहनों का सहारा, पाक फौज का बहादुर सिपाही नक्शब मुर्तज़ा लोरालाई में दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाते हुए शहीद हो गया। शहीद का जस्द खाकी आबाई शहर गुजरावाला पहुंचा तो आखिरी दीदार के लिए पूरा इलाका उमड़ आया। मैं इस पर फख्र करता हूँ और मैं तो ये कहता हूँ मेरे 10 क्या जितने भी बेटे हो मेरे अल्लाह के रास्ते पे शहीद कर दो। नक्शब मुर्तज़ा 5 बहन भाइयों में दूसरे नंबर और वालदा का लाडला था। मीठी चीज़ें उसको बहुत पसंद थी। आया हुआ था 18 को वापस गया है, कुछ दिन हुए थे। मुझे स्पेशल फरमाइश करके मामा मेरे लिए खीर बनाए। नक्शब 2 साल से लोरालाई में तैनात था। शहीद की नमाज जनाजा में फौजी अफसरान समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्हें फौजी एजाज के साथ कलर आबादी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। एबटाबाद की 3 साला फरियाल के कातिल 8 दिन बाद भी गिरफ्तार न हो सके। गुजरावाला में कत्ल किए गए हंजला की तदफीन कर दी गई। पुलिस ने 2 मुल्जिमान गिरफ्तार भी कर लिए। जहानिया कचहरी में कत्ल होने वाली मां बेटी का कातिल भी गिरफ्तार कर लिया गया। एबटाबाद की 3 साल की नन्ही कली को मसलने वालों का कोई सुराग ना लग सका। 8 दिन बाद भी फरियाल के अहले खाना इंसाफ के मुंतजिर। जिला और तहसील कौंसिलों के इजलास में पुलिस की गफलत की करारदाद मंजूर की गई। आज मुश्तरका इजलास में हमने कमेटी तश्कील दी है जो अगर और 3 दिन का टाइम भी दिया है जो अगले 3 दिन में लाएअमल बनाएंगे। उधर गुजरावाला में 14 साला हंजला की तदफीन कर दी गई। हंजला की लाश मंगल को खेतों से मिली थी जिसे अगवा करके 1 करोड़ रुपए तावान मांगा गया था। मां ने कातिलों को कड़ी सजा देने का मुतालबा कर दिया।
बहुत जुल्म किया बेटा, इन्होंने सजा फांसी देनी चाहिए, इन्होंने बचना नहीं चाहिए। पुलिस ने फैसल और कासिम नामी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मोहल्लेदार थे। दूसरी जानिब 2 हफ्ते कबल जहानिया की कचहरी में कत्ल होने वाली माँ बेटी का कातिल पकड़ा गया। मुल्जिम नईम अख्तर ने नवीद खान से अपनी बीवी और भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए उसकी माँ और बहन की जान ली थी। पुलिस ने नवीद खान को भी गिरफ्तार कर लिया। वाक़े पर चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया था। टांक में मां ने अपनी दोनों बेटियों को पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया। टांक के इलाके बोल्टनाबाद में मां ने दोनों कम उम्र बच्चियों के सर पर पत्थर मार मार कर उनकी जान ले ली। बच्चियों के बाप का कहना है कि उसकी बीवी जहनी मरीज़ा है जिसका इलाज चल रहा है। दोनों बच्चियों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल टांक मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कोई दिन ऐसा नहीं जब जराइम पेशा अफराद सड़कों पर ना दंदनाए हों। शहरियों ने भी निपटने की ठान ली। महमूदाबाद में लूट मार की कोशिश करने वाले डाकू पर शहरी ने फायरिंग कर दी। कोरंगी पीएनटी कॉलोनी में मियां बीवी को लूट लिया गया। कराची में जराइम की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही। सड़क बाजार कोई गली महफूज नहीं। लुटेरों से तंग आए शहरी अब पुलिस का इंतजार नहीं करते, वहीं हिसाब चुकता करते हैं। महमूदाबाद में 2 डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश कर रहे थे कि शहरी ने फायरिंग कर दी, जिससे एक डाकू हलाक जबकि दूसरा फरार हो गया। दूसरी जानिब कुरंगी पीएनटी कॉलोनी में डाकू वारदात करने में कामयाब हो गए। 2 मोटरसाइकिलों पर 3 मुल्जिमान पार्लर से निकलने वाली खातून और उसके शौहर से लूट मार के बाद फरार हो गए। उधर शाह लतीफ टाउन से नौजवानों को मंशियात फरोख्त करने वाली मुल्जिमा पकड़ी गई। पुलिस ने बताया कि मुल्जिमा बुरके में मंशियात छुपाकर नौजवानों को फरोख्त करती थी। बात हो जाए मौसम की। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। मरी, गलियात, नारान, स्वात और कालाम में नए साल की हुई पहली बर्फबारी, जबकि इस्लामाबाद, एबटाबाद, मानसरा और मुजफ्फराबाद समेत दीगर इलाकों में हल्की बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया है। दीर और कुमरात में बर्फ ने हर शय को ढांप लिया। घर, सड़क, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। स्वात के बालाई इलाकों में नए साल की पहली बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। मौसम का मजा लेने दूसरे इलाकों से भी लोग पहुंच गए। मलका कोहसार ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। सरमा की दूसरी बर्फबारी ने सैर तफरी के लिए आए लोगों का मूड मजीद खुशगवार कर दिया। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी हुई। वादी नीलम, जेहलम, लीपा, करना, बाग, रावलाकोट और हवेली में मौसम शदीद सर्द हो गया। बर्फबारी के बायस कई राबता सड़कें बंद, बिजली और टेलीफोन का निज़ाम मुतासर हो गया। हुकूमत ने आजाद कश्मीर के तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में मालाकंड, हजारा, मर्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, लाहौर डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं बर्फबारी हो रही है। हम पहुंच चुके हैं गिलगित में और ये अकब में झील वैसे जम चुकी है और मैं इस पर चलूंगा। यकीन नहीं आ रहा कि कैसे चल सकते हैं, तो रिपोर्ट देखिए। ये लोग खरामा खरामा जिस पर चल रहे हैं वो गिलगित की खलती झील है जो शदीद सर्दी में जमकर मैदान बन गई। मुल्क और बैरून मुल्क से लोग जमी हुई झील देखने आ रहे हैं। It's the first time of my life, to come here and see the frozen lake. फ्रोजन लेक पर स्केटिंग का लुत्फ भी लिया। हम ये गांव पे जब सर्दियों के मौसम में बर्फ लगता है, हम इधर आइस फिगर स्केटिंग। -8 की सर्दी में जमी हुई खलती झील पर मीठे मकामी गीत के क्या ही कहने। मंजर शिगरी, समा, खलती, जिला गजर। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची में तरक्याती मनसूबों के मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत के मनसूबे में तेज़ी लाने की हिदायत की।
इजलास से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि कराची पाकिस्तान का माशी हब है। कराची को दरपेश ट्रांसपोर्ट, पानी, सीवरेज और दीगर मसाइल पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत भरपूर किरदार अदा करेगी। जंगलात अराजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जाली अकाउंट्स के बाद सिंध जंगलात राजी केस में भी ट्राइका का इंकशाफ। साबिक सदर आसिफ जरदारी, बहरिया टाउन और ओमनी ग्रुप की मुश्किलात में इजाफा। सिंध में जंगलात की जमीन वागुजार न कराने पर चीफ जस्टिस हुकूमत सिंध पर बरहम। दिमाग दिए कभी सोचा भी नहीं था हुकूमत गैर कानूनी काम को तस्लीम करेगी। आपने काम नहीं करना तो ओहदा छोड़ दे। जो हुक्मरानी का हक नहीं रखते वो क्यों ओहदों पर बैठे हैं। सूबाई काबीना ने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया। रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक 10% जमीन भी वागुजार नहीं हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में 145,000 एकड़ जमीन पर कब्जा है, छुड़ाते क्यों नहीं। ये भी पूछा बहरिया टाउन को जंगलात की जमीन कैसे मिली। दरखास्त गुजार ने बताया कि साबिक सदर आसिफ जरदारी की हिदायत पर बहरिया टाउन और ओमनी ग्रुप को जंगलात की जमीन अलाट की गई। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा मलिक रियाज को बोलने का शौक है तो वो भी आ जाएं, लेकिन बहरिया टाउन के वकील को इल्तिवा नहीं देंगे। जस्टिस फैसल अरब ने कहा वजीर आला के अहकामात से जंगलात की जमीन अलाट हो रही है। अदालत ने सिंध हुकूमत से तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने स्कूल्स के औकात और छुट्टियों का शेड्यूल तब्दील कर दिया। नया साल सब बदल रहा है। अब छुट्टियां जून जुलाई में नहीं, मई और जून में होंगी। इम्तिहानात भी 20 मार्च से 30 अप्रैल तक होंगे। यही नहीं, ईद मिलादुन्नबी, यौम आज़ादी, यौम पाकिस्तान, यौम कायद आज़म, यौम कश्मीर और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स की तातीलात नहीं होंगी, बल्कि ये तमाम दिन स्कूल्स में मनाए जाएंगे। अब जो वैकेशन हमारी 1 जून से होती थी, वो अब वैकेशन जो है वो 1 मई से मई और जून का महीना जो है वो वैकेशन के लिए रखा गया है। अब स्कूल्स 8:30 से 2 बजे तक होंगे। असातिज़ा भी सुन लें, दोपहर 3 बजे तक स्कूल्स में रुकना होगा। मुल्क की बागडोर संभालते ही पीटीआई सरकार ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। गुज़श्ता साल भी महंगाई ट्रैक पर बेलगाम नजर आई। इदारे शुमारियात के मुताबिक 2017 के मुकाबले में 2018 में महंगाई में 6.21% इजाफा हुआ। निगरां हुकूमत महंगाई की शरह 5.8% छोड़कर गई थी। तब्दीली सरकार के तख्तनशीन होते ही महंगाई में होशरबा इजाफा हुआ और 6.17% तक जा पहुंची। गुज़श्ता साल गैस की कीमतों ने सबसे बुलंद परवाज की। 85.31% इजाफे के साथ अवाम पर भारी रही। रेलवे किराए में 56.40% इजाफा हुआ। सीएनजी भी 20% महंगी हुई। सोने की बात करें तो सोना 30.50%, टेलीफोन कॉल चार्जेस 18% और ट्रांसपोर्ट में 18.21% का इजाफा हुआ। खाने पीने की आशियाई कीमतें भी आसमान को छूती रही। चाय 3.48%, दाल चना 3%, कुकिंग ऑयल 2.88% महंगा हुआ। फिल वक्त इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।